हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का आपके बीच रहने वाला है। अगर आप टीजीटी की तैयारी करें फिर 100% इस वीडियो को जरूर देखना। मैंने इससे पहले दोस्तों आप लोगों के बीच 2 लेक्चर लाए थे कैबिनेट मिशन को लेकर। पहले कैबिनेट मिशन के लेक्चर में मैंने बताया था कि कैबिनेट ने जब भारत मिशन आया, कैबिनेट मिशन जब भारत आया, उन्होंने यहाँ पर संविधान सभा बनाई, संविधान सभा के चुनाव करवाए। किस तरह से करवाए, क्या क्या उसमें प्रावधान किए। उसके बाद मैंने दोस्तों दूसरे लेक्चर में बताया कि जब भारत आया था कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के चुनाव के बाद उन्होंने क्या किया, एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें उन्होंने 14 सदस्यों को लिया था। कौन कौन थे 14 सदस्य, ये भी मैंने आपको विस्तार से बताया था। उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, जिनको भी मैंने विस्तार से बताया था। और 5 सदस्यों के बार बार विरोध करने पर क्या हो गया, यहाँ की जो अंतरिम सरकार है उसके बीच क्या है, मतभेद होना शुरू हो गया। जिसके कारण क्या है, अब अंतरिम सरकार के अंदर स्वयं भारतीय बाल विभाजन की बात कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आपके नेहरू जी भारत विभाजन के पक्ष में चले गए, क्योंकि उनको लगता है कि यह जो मुसलमान है यह बार बार हमारे को परेशान करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा कैबिनेट मिशन है वो वापिस कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। ब्रिटेन में जब क्लाइमेट एटली को संदेश देते हैं, क्लाइमेट एटली को सारी व्यथा सुनाते हैं कि भारत में हमने संविधान सभा का गठन भी कर दिया, हमने काम किया। जो मुसलमान अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे, उस मांग को हमने अस्वीकार कर दिया। तीसरे, हमने जो हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व था कि जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक के लिए क्या है, एक सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार को बनाना। वो अंतरिम सरकार भी हमने बना दी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह हो रही है कि अंतरिम सरकार को बनने के बावजूद जो उसके अंदर सदस्य बैठे हैं, 14 सदस्य बैठे हैं, 15 जो सदस्य है वो उनके अध्यक्ष है, वायसराय लॉर्ड वेबल है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान को लेकर मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य उसके अंदर है, वो किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं होने दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, किसी प्रस्ताव पर जैसे ही सरकार कोई प्रस्ताव सामने रखती, वैसे ही 5 सदस्य क्या है, खड़े होकर उसका विरोध कर देते हैं। अब एटली ने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, उनका तो विरोधाभास चलता रहेगा। एटली ने अब अपना घोषणा पत्र भारत भेजा। कब भेजा, एटली का घोषणा पत्र भारत आता है 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्या आता है, एटली का घोषणा पत्र। क्या होता है दोस्तों, एटली का घोषणा पत्र आता है। एटली कौन होता है, क्लाइमेट एटली का पूरा नाम है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। अब इसने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला कि 30 जून 19, देखो इनके घोषणा पत्र में क्या बातें बोली थी, 30 जून 1948 को भारत आजाद होगा। क्या होगा, भारत आजाद होगा या सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। हस्तांतरित की जाएगी। हस्तांतरित का मतलब क्या है कि जो अंग्रेजों के हाथ में सत्ता है उसको क्या है, भारतीयों को दी जाएगी, भारतीयों के हाथ में सौंपी जाएगी। तुम्हारे जो भारत के ऊपर भारतीयों की सत्ता है वो तुम्हें सौंपी जाएगी। कब, 30 जून 1948 को। किसने बोला, अपने घोषणा पत्र में क्लाइमेट एटली ने बोला। दूसरी घोषणा क्या की थी दोस्तों, देखो दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था कि लॉर्ड माउंट बेटन भारत के क्या हो गए, गवर्नर जनरल हो गए या वायसराय हो गए, वायसराय हो गए। कौन हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय हो गए। ठीक है, मान ली बात, घोषणा पत्र आ गया, भारतीयों ने देख लिया और भारतीयों को लगा कि अब तो हम स्वतंत्र होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, खुशियों का लड्डू मन में फूट रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोलते हैं ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने क्या किया ना, मना कर दी कि मुझे नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है, देश का वायसराय नहीं बनना है। अरे यार हद है, हम आपको किसी देश का वायसराय बना रहे हैं। कौन बोलता है, एटली बोलता है, हम आपको किसी देश का वायसराय बना रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो माउंटबेटन क्या बोलते हैं कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी, लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोलते हैं कि जब भारत में मलाई खाने का वक्त था, लड्डू खाने का समय था,
देश को लूटने का वक्त था, देश में शासन करने का वक्त था, तब आपने मुझे याद नहीं किया। अब जब आपने देश को आजाद करना है, अब आप मुझे वहां पर भेज रहे कि जाओ और वहां का वायसराय बन। कौन बोलता है? लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है। किसको बोलता है? इटली को बोलता है कि मैं भारत का वायसराय नहीं बनूंगा, मुझे नहीं बनना है, क्योंकि जब मलाई खाने का वक्त था, देश को लूटने का वक्त था, देश में ऐशो आराम करने का वक्त था, तब आपने मुझे भारत नहीं भेजा है। अब आप मुझे भारत भेज रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। मैं अब देश का वायसराय नहीं बनूंगा, मुझे यहाँ इंग्लैंड में ही रहने दो। अब क्या होता है? इटली बोलते कि नहीं, मेरी भी इज्जत का सवाल है यार, मैंने वहां पर घोषणा पत्र में भेज दिया तेरा नाम, और तेरे को जाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा भारत का प्रधानमंत्री। देख लो भाई, माउंटबेटन को बोला तो माउंटबेटन क्या बोलते हैं कि ठीक है, आपकी इज्जत का सवाल है, आपके नाक का सवाल है, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा श्रीमान, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शर्त क्या बोली? इसने क्या डाली है? लॉर्ड माउंटबेटन ने शर्त रखी, किसके लिए? इटली के लिए। क्या शर्त रखी? कि जो आपने डेट दी है, क्योंकि आप लोग तो दोस्तों जानते हैं, अगर इटली ने अपने घोषणा पत्र में 30 जून 1948 का दिन दिया था आज़ादी के लिए, लेकिन आज़ाद हम होते 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आने के लिए इनकार करता है, तब यह एक शर्त रखता है इटली के सामने। इटली के सामने क्या शर्त रखता है? कि आपने जो ये डेट दी रखी है भारत को स्वतंत्र करने की, आजाद करने की, या सत्ता को हस्तांतरित करने की, मैं इस डेट को खारिज कर रहा हूं। इटली बोलता कि क्यों? तू नहीं चाहता कि नहीं चाहता? तो माउंटबेटन बोलता कि नहीं, चाहता तो हूं, लेकिन मैं अपने आधार पर करूंगा। अगर मैं देश का वायसराय हूं तो मैं अपने हिसाब से देश को स्वतंत्र करूंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो इटली बोलता उदारवादी कि ऐसा ना होगा कि इसके बाद ही ले जाए बंदा, है ना। तो इटली ने बोला कि नहीं ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने डेट दी है उस दिन या उससे पहले ही करना पड़ेगा। माउंटबेटन को कोई दिक्कत नहीं है। माउंटबेटन ने बोला ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से करूंगा, आजाद मैं करके रखूंगा देश को, लेकिन डेट मेरी होगी जो मैं डेट निर्धारित करूंगा। ठीक है, इटली ने इसकी शर्तों को स्वीकार कर दिया और लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ गए। ठीक है, अब जब भारत आते लॉर्ड माउंटबेटन, तब यहाँ की स्थिति को देखते हैं, नजर मारते हैं कि वाह यार, अंतरिम सरकार बनी है, 14 लोग हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, बिल्कुल मुसलमान अलग लड़ रहे हैं, हिंदू अलग लड़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अलग नीतियां है, यहाँ तो कोई काम बन नहीं रहा है। और यहाँ तो अब जो बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई है वो किसकी हो गई है? भारत विभाजन की। यहाँ तो भारत विभाजन होना 100% है, 100% भारत का विभाजन होगा। मोहम्मद अली जिन्ना पहले ही नारे मार रहा है स्वतंत्र पाकिस्तान दो, स्वतंत्र पाकिस्तान दो। अब पटेल बोला कि इनको पाकिस्तान दे दो, नेहरू ने बोला कि दे ही दो, अलग कर दो। बस एक गांधी जी जो बोल रहे कि नहीं जी मना, हम लोग देश का बंटवारा नहीं चाहते। अब गांधी जी की कब तक सुनी नहीं है बेचारे की, है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले देश का बंटवारा करता हूँ, उसके बाद क्या होगा, दोनों जो मुल्क है वो आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना का सबसे प्रमुख कार्य भी था भारत का विभाजन करना, भारत का बंटवारा करना। लेकिन अब माउंटबेटन आ तो गए, माउंटबेटन जी आ तो गए, अब इसने क्या है, भारत को बंटवारे के लिए, भारत विभाजन के लिए क्या है, एक योजना बनाए जिसको बोला जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्या आती है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब बनती है? 3 जून 1947 को। इसके अन्य नाम भी है, बहुत सारे नाम है इसके लॉर्ड माउंटबेटन योजना को, क्योंकि जून में आई थी तो इसको जून योजना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत हुआ। ठीक है, अगर ऑप्शन में कोई और योजना आ गई उसमें से एक आ गया माउंटबेटन को छोड़कर जून योजना, तो ध्यान रखना कि जून योजना में हुआ था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जून योजना के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद है डिक्की वर्ड प्लान। डिक्की वर्ड प्लान के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक किसका नाम है, क्या नाम है, और सोचो क्या नाम है इसका? बाल्कन योजना। बाल्कन योजना के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना को। तो ये योजना बनी, और इस योजना का जो प्रमुख कार्य था दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना कि भारत का बंटवारा कैसे हुआ, किन आधार पर हुआ, इसमें यही बताने वाला हूं मैं। तो इसने क्या किया कि हमने क्या करना है, भारत का विभाजन। किसके लिए बनी? भारत के विभाजन के लिए बनी है। अब क्या था कि भारत का विभाजन हमने करना है, लेकिन भारत का विभाजन करने के लिए क्या है, एक रूपरेखा का होना जरूरी है।
क्या होना चाहिए, एक रूपरेखा होनी चाहिए। रूपरेखा कैसे तैयार करें, रूपरेखा कैसे बनाएं, किस तरह से हम लोग क्या है भारत और पाकिस्तान को अलग करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है हिंदू और मुसलमान हैं, और हिंदू और मुसलमानों को अगर अलग अलग रखना है तो इसके लिए क्या हमारे पास है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिए कि कौन सा देश कैसा बनेगा, कौन से देश में कैसे लोग रहेंगे, कौन से रहेगा, कौन किधर जाएगा, पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में रहेंगे। तो इसके लिए क्या एक रूपरेखा तैयार करना जरूरी था। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन क्या है थोड़े परेशान हो जाते हैं। हालांकि उनका परेशानी का सोल्यूशन मिल गया था। उन्होंने क्या बोला कि हम किसी की मदद लेते हैं, और उन्होंने क्या किया, रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या है एक अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त किया। किसको क्या, एक अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त किया भारत विभाजन के लिए। क्या क्या, रूपरेखा तैयार करने के लिए। सिर्फ रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या है एक व्यक्ति को किया, किसको, वीपी मेनन। उन्होंने बोला वीपी मेनन साहब आइए और भारत को विभाजन के लिए क्या है रूपरेखा तैयार करें। किसको, वीपी मेनन को। किसके लिए, भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए वीपी मेनन साहब आते हैं। वो और काफी संघर्ष करते, काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि समय कम था। उन्होंने भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी और गए माउंटबेटन के पास, लो जी सरकार, वायसराय साहब, मैंने भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी है, अब लो बांटो भारत को, कर दो दो खंड, कर दो भारत पाकिस्तान, कर दो हिंदू मुसलमान अलग अलग। लेकिन अब दिक्कत क्या है, माउंटबेटन साहब होते हैं नहीं, ये पूरे नहीं है, इसमें तो कुछ कमी है। कमी क्या है कि भौगोलिक आधार पर कैसे निर्धारित करना है कि कहाँ पर बाउंड्री रेखा लेनी है, कहाँ सीमा रेखा लेनी है, कौन सा पाकिस्तान में कहाँ से भारत होगा, ये भी तो खींचनी पड़ेगी। सीमा रेखा कौन खींचेगा, ये तो सोचने वाली बात है। तब इन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, एक कमेटी बनाते हैं। फिर उन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष से रेखा निर्धारण के लिए, रेखा निर्धारण, रेखा मतलब कि सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच से सीमा रेखा जो होगी उसके निर्धारण के लिए कमेटी बनाई। क्या बनाई, कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष रखे हाँ, तो दोस्तों सबसे बड़ी अगर चुनौती थी तो अब चुनौती क्या थी, सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए कि भारत के लिए कौन से, कहाँ भारत कहाँ से लेकर होगा और कहाँ से पाकिस्तान शुरू होगा, इन सभी की समस्या आ गई सीमा रेखा निर्धारण के लिए। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, सर सिरिल रैडक्लिफ को नियुक्त किया। उनके अध्यक्ष में क्या है, कमेटी नियुक्त की। कमेटी का अध्यक्ष कौन रहा, सर सिरिल रैडक्लिफ। किसको नियुक्त किया, सर सिरिल रैडक्लिफ को। और सर सिरिल रैडक्लिफ क्या करेगा, रेखा निर्धारित करेगा। किसकी रेखा, विभाजन की रेखा, भारत की रेखा, पाकिस्तान के बीच की रेखा। अब ये आते हैं और ये क्या करते हैं, अब देखिए दोस्तों ये क्या करते हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है भारत, ठीक है, ये है भारत का नक्शा है, ये परे जा रहा है, ज्यादा परे नहीं हम ले जा सकते, ये है भारत, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने क्या बोला कि यहां से पाकिस्तान था, ये ना। अब इन्होंने क्या बोला, ये था पूरा भारत। अब इन्होंने क्या किया, इधर से जितने भी आपकी भारत पाकिस्तान के बीच की पुलिस रेखा है, पुलिस स्टेशन थे या क्या थे, आपके पुलिस स्टेशन थे या आपकी पुलिस चौकियां थी, इन सभी पुलिस, कुछ मेहनत इन्होंने की, मैं बिछाया टेबल पर सारे पुलिस स्टेशन और आपके पुलिस चौकियों को मार गया और बोला कि इन पुलिस स्टेशनों और चौकियों को मिलाओ आपस में, और सबको मिला दिया। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इन्होंने इनको सबको आपस में मिला दिया और क्या बोला कि यही है जी, यही क्या है, यही है रैडक्लिफ रेखा, क्योंकि मेरा नाम रैडक्लिफ है, रैडक्लिफ नाम से ही रेखा जाने लगी। और ये बोला कि यही है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। इधर भी है, इधर इधर पूरी पाकिस्तान इधर को आता है, ठीक है। यहाँ भी क्या उन्होंने रैडक्लिफ रेखा खींची और देश को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हम दोस्तों बताएंगे किस तरह से रेखा खींची। और इधर को बन गया एक, इधर को जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान, तो पूरी पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान वर्तमान में है ये था दक्षिणी पाकिस्तान। दो देशों, दो मुल्कों में भारत को बांट दिया, भारत पाकिस्तान को बांट दिया और 1947 देश आजाद हुआ। अब इसके बाद दोस्तों रोचक तथ्य क्या है, रोचक तथ्य ये है कि जब देश को आजाद करवाया 1947 में, तो देश आजाद हो गया, है ना, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। रैडक्लिफ के अनुसार